स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं आप ही के क्लास के हिस्ट्री के यानी कि सोशल साइंस का हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। इसमें आपका हिस्ट्री, भूगोल, राजनीतिक सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। एक ही वीडियोस बनाई जाएगी क्योंकि आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है, इसलिए सिर्फ एक ही वीडियोज़ में पूरा सोशल साइंस आपका कंप्लीट किया जा रहा है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप ही के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बन रही है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जीके ग्रुप को, इस सब को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के द्वारा भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और बहुत काफ़ी तेज़ी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारा टॉपिक को कवर करना है तो इसलिए काफ़ी तेज़ी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर है, अमीर खुसरो कौन था? लेखक था, महान विद्वान एवं कवि था, नाटककार था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था वो? महान विद्वान और कवि था। अमीर खुसरो कौन था? एक कवि था। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो कविता सुन के लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। कविता सुन के लोग क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। तो कवि से खुसरो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो 1253 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन सी पुस्तक मध्यकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है? कौन सी पुस्तक मानी जाती है? तहकीके हिंद। ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर में 2, 3 इस तरह से भी रह सकता है, या नहीं तो ABCD करके भी रह सकता है। तो जो आपका आंसर रहेगा आप लोग उस तरह से बनाएंगे। ठीक है, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति कैसे बनाते थे? तो नकल निवास। जो नकल निवास क्यों कहते हैं? जो सेम टू सेम कॉपी कर देने वाले को नकल निवास कहते थे। जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अभिलेखागार। उसको क्या कहते हैं? अभिलेखागार। नेक्स्ट है हमारा, भारत के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने कब मानचित्र बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया? कब बनाया गया था? तो 1154 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वो कौन से अरबी भूगोलवेत्ता थे जिसने भारत को विश्व मानचित्र से दर्शाया था? तो वो कौन थे? अल इदरीसी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अल इदरीसी एक भूगोलवेत्ता थे, कहाँ के थे वो? तो अरब के थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्पेन में हुआ था। याद रखिएगा, अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ है? स्पेन में। इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम बताइए। तो क्या है? कुरान शरीफ। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा कि वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो मानचित्रकार कहते हैं। सनातन धर्म को आज हम कहते हैं कौन सा धर्म? तो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मिन्हाज ए सिराज ने। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किसे हिंद खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया था? अमीर खुसरो को। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, नए राजा और राज्य। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 6 प्रांतों में विभाजित था। याद रखिएगा। चोल शासकों ने अपने शासनकाल में किस स्थापत्य शैली को बढ़ावा दिया था? तो द्रविड़ शैली को। किस शैली को दिया था? द्रविड़ शैली को। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। यहाँ पे देखिए, पाल से गोपाल, पाल, यहाँ भी पाल लगा है, यहाँ भी पाल लगा है, तो इससे आप पकड़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के किसने थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो राज में। याद रखिएगा। अगला है, राजराजेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 192 फीट। राजराजेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 192 फीट। याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, किस काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो काल बताना है 783 से 820। ठीक है, AD। याद रखेंगे इसको। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब ऊपर वाला सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, कैलाश मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। ये फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, चालुक्यों के सामंत कौन थे? तो चालुक्यों के सामंत कौन थे? राष्ट्रकूट थे। यह भी इंपॉर्टेंट है। राज प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? तो राजेंद्र प्रथम। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखते जाएंगे। 7वीं सदी के दक्कन में किस राजवंश का प्रभुत्व था? तो राष्ट्रकूटों का जो है वो प्रभुत्व था। उर सभा एवं नर निगम ग्राम सभा के नाम हैं किसके? तो चोल काल के। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली सुल्तान के चलते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। किस वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? तो 1210 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना को सजदा करते हैं क्या कहलाता है? तो मस्जिद कहलाता है। तो इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में आपका। ठीक है,
प्रथम तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में। किसने सर्वप्रथम भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे? तो चंगेज़ खान है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली के प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये बार बार पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोदी का मूल नाम था निज़ाम खान। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ये डेट याद रखिएगा। किस वर्ष लोधी वंश का स्थापना किया गया था? तो 1451 में। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किनके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अलाउद्दीन अगला सवाल है हमारा कि अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मलिक काफिर को दिया जाता है, याद रखिएगा। खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? फिरोज खिलजी को, याद रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे खिलजी लगा हुआ है तो फिरोज में भी खिलजी लगा है, ऐसे सब में दिया है तो आपको फिरोज खिलजी याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य हिस्ट्री का, तो इससे भी काफ़ी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहादुर। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबर संस्थापक था किसका? मुगल वंश का। आपसे उल्टा घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का संस्थापक क्या है, तो आपको बाबर आंसर देना है, ठीक है। बाबर का सबसे बड़ा जो पुत्र था वो कौन था? तो हुमायूं था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबर ने किस भाषा में बाबरनामा लिखी थी? तो तुर्की भाषा में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मुगल शासकों के अंतिम शासक कौन था? तो औरंगजेब। और शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद, है ना। बाबा फरीद ऐसे पूरा नाम होता है, लेकिन इसको फरीद ही याद रखिएगा। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो शाहजहां। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? शाहजहां, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसे जिंदा पीर का संज्ञा दी जाती है? औरंगजेब को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। किस वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1556 में, ठीक है, याद रखिएगा। मीर बख्शी को किसे कहा जाता था? मीर बख्शी, तो सैनिक वेतनधारी को। नेक्स्ट है हमारा, किस काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मध्यकाल को, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुमायूं का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर था। पानीपत के मैदान में बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। पानीपत के मैदान में बाबर ने किसे हराया? इब्राहिम लोदी को। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। दीन-ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1582 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खां। देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है इसमें सवाल। अगर आपसे पूछ लेगा दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। और कब चलाया गया था? तो 1582 में। और अकबर के संरक्षक यानी उसका जो बॉडीगार्ड होता था वो कौन था? बैरम खां था, याद रखेंगे इसको। अगला सवाल पे आते हैं, शासक और इमारतों पे। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। ये आपका सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कोणार्क के मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह प्रथम ने। यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। किस वर्ष लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो 1100 AD में। किसके द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो गंग शासकों के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया? गंग शासकों के द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर में कितने नक्काशीदार शिखर हैं? तो 84, याद रखेंगे। मुगल काल का प्रसिद्ध स्थापत्य क्या है? तो लाल किला, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। देखिए अभी आप लोग परेशान हो रहेंगे, सर इतना इतना पढ़ा रहे हैं कैसे याद होगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में कि आप लोगों को कैसे इसको याद करना है। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको हम बता देते हैं कैसे आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अंत में आपको बताएंगे, पहले आप अस्थिर से पूरा वीडियो देख लीजिए। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कुतुब मीनार कितनी सीढ़ियां हैं? तो 375। कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं? 375, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है? तो वृद्धेश्वर का मंदिर, याद रखेंगे। किसे भारत के मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। अगला सवाल है हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में किसने करवाया? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन काकी ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन काकी ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो मुमताज़ महल की, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। शेर शाह ने कहाँ अपना मकबरा बनवाया था? तो सासाराम में। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1336 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो 1914 से 15 में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय बम्बई में स्थापित किया था? तो 1668 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष मराठा ने सूरत पर आक्रमण किया था? तो 1723 में, याद रखिएगा। किस वर्ष मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बनी थी? 1704 में। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर किस वर्ष अधिकार जमा लिया था? औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार जमाया था 1686 से 87 में, याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार कहाँ है? तो अजमेर में। लोग अजमेर जाते हैं साल में एक बार, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो सूरत।
सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से इनमें से कौन प्रमुख है? तो सूरत जो है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तंजावुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? कावेरी नदी के तट पर। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा शहर कृष्ण नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जो है वो डेल्टा नदी पर स्थित है। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो किस भगवान का है? तो ब्रह्मा का मंदिर है। पुष्कर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा का मंदिर है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजपूत पूरनमल ने करवाया था। राजा पूरनमल ने, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो खानका कहा जाता था। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? रामचरितमानस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मध्यकालीन असम के एक महान धार्मिक सुधारक क्या थे? तो शंकर देव। ठीक है, याद रखिएगा। सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो लंगर। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तुकाराम के अनुसार ईश्वर है सर्वव्यापी। तुकाराम के अनुसार ईश्वर है सर्वव्यापी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1469 में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो वो 788 में हुआ था। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। मीराबाई इष्ट देव कौन थे? कृष्ण थे। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? पेरम्बदूर में, याद रखिएगा। 16वीं शताब्दी में बंगाल के एक भक्ति संत थे, कौन थे? चैतन्य देव, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? नैनार संतों की संख्या 63 थी, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के महानतम संतों में से एक कौन थे? तो ज्ञानेश्वर। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, दक्षिण भारत में किस आंदोलन का व्यापक प्रचार हुआ था? तो भक्ति का। कबीरदास कैसे संत थे? तो कबीरदास जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के जो है संत थे, याद रखेंगे इसको। अगला है हमारा, झारखंड की संस्कृति। आदिवासी का एक प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सरहुल। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। झारखंड की भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला सवाल है हमारा, डॉक्टर युगल किशोर मिश्र ने सजना अनाड़ी फिल्म कब बनाई थी? तो 1997 में। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो पारसनाथ। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरुष प्रधान नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो नटुआ के नाम से। कुडुक और मालतो किस भाषा परिवार में शामिल है? तो द्रविड़ भाषा परिवार में। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका किसने तैयार किया था? तो फादर हॉफमैन ने तैयार किया था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला है, फूलों का त्यौहार कौन सा माना जाता है? तो सरहुल को माना जाता है फूलों का त्यौहार। किसे झारखंड का पहला उपन्यास माना जाता है? तो राजपूती शान को। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, किस भाषा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था? तो संथाली भाषा को, याद रखेंगे। मुंडारी भाषा के प्रचार एवं प्रसार किसका योगदान है? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा का। अगला सवाल है हमारा, किसने संथाली भाषा के लिए आलोचिकी लिपि का आविष्कार किया था? तो डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू ने। ठीक है, पहली नागपुरी फिल्म कौन सी थी? तो सोना और नागपुर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्णा की पहली कहानी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो 1929 में। कामिल बुल्के किस भाषा के महान साहित्यकार थे? तो हिंदी और संस्कृत के। अब हम लोग आ चुके हैं भूगोल में। भूगोल का हम लोग पहला टॉपिक करेंगे हमारा पर्यावरण से। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन सा जैव तत्व नहीं है? यानी जल जो है वो जैव तत्व नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अजैव तत्व नहीं है? तो अजैव तत्व नहीं है पेड़ पौधे। नेक्स्ट, मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है बगीचा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक तंत्र नहीं है बगीचा। बगीचा कौन बनाता है? मानव बनाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? तो प्राकृतिक परितंत्र का स्कूल, बगीचा या फिर महासागर। तो यह महासागर जो है आज इंसान नहीं बनाता है, ये जो है प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। 1972 में किस शहर में मानव पर्यावरण एक सम्मेलन हुआ था? किस शहर में हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का संगठक है? कौन है? समुदाय, इमारतें, स्थल मंडल, यानी इनमें से सभी क्या है? पर्यावरण का घटक है। स्टॉकहोम शहर किस देश में स्थित है? स्टॉकहोम शहर जो है वो स्वीडन देश में स्थित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का मात्रा कितना है? 78% है, जिसको हम लोग N2 भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो पर्यावरण कहलाती है। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर कहलाती है वायुमंडल। मानव की पारस्परिक क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है मानवीय पर्यावरण में। ठीक है, नेक्स्ट और चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल
जो है इसके से रिलेटेड सभी सवालों को देखेंगे। क्या है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, तो क्रोट कहलाती है। पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत होती है वो क्या कहलाती है, क्रोट कहलाती है। अच्छा, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या कहलाएगी, प्रपटी। प से पतली, प से प्रपटी, याद रखेंगे इसको, आपको एग्जाम में हेल्प होगा। वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहलाते हैं। जिसमें जीवाश्म होगा वो अवसादी होगा, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस उदाहरण है किसका, खनिज का। ये सब क्या है, खनिज संसाधन है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो खनिज कहलाते हैं। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम लोग खनिज कहते हैं। चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें बनती है गलित मैग्मा को ठंडा होने से। आग्नेय चट्टानें बनेगी गलित मैग्मा के ठंडा होने से। सियाल की औसत गहराई कितनी होती है, 50 से 300 किलोमीटर। नेक्स्ट, सियाल का औसत घनत्व कितना होता है, 2.9, याद रखिएगा। चूना पत्थर बदलता है किसमें, संगमरमर में। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। ताजमहल किस चट्टान का बना है, तो कायंतरी चट्टान का बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लाल किला किस प्रकार के चट्टान का बना है, तो अवसादी चट्टानों का बना है। इन दोनों को याद रखिएगा। नीफे का घनत्व निम्नलिखित में से क्या है, तो 11 है। इसको याद रखना है आपको। नीफे का व्यास लगभग कितना होता है, तो 6700 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया क्या कहलाती है, अपक्षय कहलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा का निर्माण होता है किसके, नदी के मुहाने पर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप लेखी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना, सिस्मोलॉजी, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है क्या कहलाती है, तो फोकस कहलाती है ना, फोकस कहलाती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, एंजल जलप्रपात, याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, याद रखिएगा, या पश्चिम बंगाल में है। एंजल जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुएला में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतही बल है ब्रह्मीजनित बल, पृथ्वी की सतही बल है ब्रह्मीजनित बल। इनमें से कौन सा जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, एटना और स्ट्रोम्बोली। ये दोनों जीवित ज्वालामुखी है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन क्या कहलाती है, तो भूकंप। पृथ्वी पर क्या होता है, कंपन होती है ना, भूकंप क्या होती है, कंपन होती है। जहाँ भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है, वो सेंटर कहलाता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के किस शहर में भूकंप आया था, याद रखिएगा, भुज में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे होता है, रिक्टर स्केल पर होता है, यानी मापने का पैमाना। जैसे हम लोग कपड़ा हम लोग मीटर में मापते हैं ना, तो भूकंप को हम लोग रिक्टर स्केल पर मापते हैं, याद रखिएगा। भुज में आए भूकंप कितने लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, तो 5 लाख है ना, 5 लाख लोग जो है प्रभावित हुए थे, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे महत्वपूर्ण है, तो वायुमंडल की सबसे जो क्षोभ मंडल है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला है हमारा, वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है, घटता है। जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या होगा, घटेगा। वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं, तो हम लोग क्षोभ मंडल में। हम लोग किस मंडल में हैं, तो क्षोभ मंडल में है। वायुमंडलीय दबाव मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है, तो तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस, नाइट्रोजन। किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं, इसको याद रखिएगा। वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज को उड़ाने के लिए उत्तम मानी जाती है, तो समताप मंडल, याद रखिएगा। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्षण का दूसरा रूप क्या होता है, हिम। वर्षण का दूसरा रूप क्या है, हिम। चक्रवात क्या है, चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है, यानी मुसीबत है, ठीक है ना। पानी का जमना, पानी कब जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। भारत में उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। जब गर्म हवा चलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अगली जो है वो लेब्राडोर। लेब्राडोर जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है ना, ठंडी है। लेब्रा जो है कैसी है, ठंडी है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री लहरें। सुनामी का क्या अर्थ होता है, समुद्री लहरें। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब तक की सबसे विशाल सुनामी कितने मीटर ऊंची हुई है, 150 मीटर ऊंची सुनामी आई है। समुद्र के जल का स्वाद कैसा होता है, समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय होता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। महासागरीय जल में गति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की गति होती है। एक कृत्रिम बंद कांच का घेरा जिसमें छोटे घर के पौधे रखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं,
थलसाला कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलिनिनो एक प्रकार का क्या है, महासागरीय धारा है। एलिनिनो क्या है, एक प्रकार का महासागरीय धारा है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन बृहद ज्वार आता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन क्या आता है, बृहद ज्वार आता है। हिमानी में जल की प्रतिशतता कितनी होती है, 2.0 है ना। नेक्स्ट है हमारा जलवाष्प संघनित होकर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग तरंग। क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। वायुमंडल में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 0.0019% जो है वो जल की प्रतिशत मात्रा है वायुमंडल में। गर्म धारा उत्पन्न होती है निम्न अक्षांशों के निकट, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, तो गर्म जल धारा, ये आपका पूछा जाता है। ग से गल्फ, ग से गर्म, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में निकटतम भविष्य में कब सुनामी आया था, तो 26 दिसंबर 2004 को आया था। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर है जिराफ। क्या है, जिराफ है। वन को किस नाम से जाना जाता है, तो हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वन को किस नाम से जाना जाता है, हरा सोना के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़े सांप निम्न में से कौन सा है, तो एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, एनाकोंडा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की लकड़ियाँ होती है कैसी, कठोर लकड़ियाँ होती है वहाँ की। भारत में बड़े रेगिस्तान का क्या नाम है, तो थार रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, थार रेगिस्तान। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या कहते हैं, तो मानसूनी वन कहते हैं। ठीक है, किस घास के स्थल में एंटीलोप जानवर पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण घास के मैदान में। पियरी किस प्रकार की घास स्थल है, तो शीतोष्ण घास स्थल है। पियरी किस प्रकार का है, शीतोष्ण है। डॉन घास स्थल कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। डॉन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। इसको याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी दुनिया का क्या है, डॉन है, याद रहेगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रमुख घास का मैदान कौन सा है, तो प्रेयरीज है। क्या है, प्रेयरीज है। सागवान वृक्ष किस प्रकार के वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। पेड़ पौधे कहलाते हैं प्रारंभिक उत्पादक। पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, प्रारंभिक उत्पादक कहलाते हैं। शंकुधारी वन एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है चीड़। शंकुधारी वन का एक महत्वपूर्ण प्रजाति है चीड़। नेक्स्ट है पंपास घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ, तो अर्जेंटीना में। पंपास जल कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की औसत वर्षा कितनी है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया एवं अष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। चलिए इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको देख लेते हैं जल्दी सा। अमेजन की खोज किसने की थी, स्पेनी अन्वेषकों ने। किसने किया था, स्पेनी अन्वेषकों ने। अब उतना आपको याद मुंह पे चढ़ेगा नहीं, तो आप सीधा सीधा स्पेन याद रखिएगा। किसने किया था, स्पेन ने। अब वहाँ पर टिक आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा कि अमेजन नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो अमेजन नदी की कुल लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है। अमेजन बेसिन मूल निवासी क्या कहलाते हैं, तो इंडियन कहलाते हैं। सुंदरवन डेल्टा किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो कौन सा सुंदरवन का जो डेल्टा है वो किस नदी के द्वारा बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। सुन है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा टूकन क्या है, तो टूकन क्या है, एक तरह का पक्षी है। टूकन क्या है, एक तरह का पक्षी है, याद रखेंगे। झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 414, याद रखिएगा। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी क्या है, अमेजन नदी। किस वृक्ष की छाल को मलेरिया की दवा में इस्तेमाल किया जाता है, सिनकोना की छाल को। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। गंगा के मीठे जल में पाया जाता है क्या चीज़, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहते हैं, अमेजन बेसिन में घने वन को सेल्वा कहते हैं, याद रखिएगा। चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं, चाय के बागान कहाँ पाया जाता है, असम में। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं रोक्का। क्या कहते हैं, रोक्का। गोलघर किस शहर में स्थित है, तो गोलघर जो है वो पटना में है। आप लोग जाकर के एक बार घूमकर जरूर आइएगा। चावल की मछली कहाँ का लोकप्रिय एवं समुद्री सुप्रसिद्ध भोजन है, चावल मछली कहाँ का लोकप्रिय, जो चावल मछली कहाँ पे खाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। आप लोग बंगाली लोग को देखेंगे कि वो लोग जो होते हैं वो मछली भात ज़्यादा खाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा वह छोटी नदी जो मुख्य नदी के आकार में आकर मिलती है क्या कहलाती है, सहायक नदी कहलाती है। वो छोटी छोटी नदी को क्या कहते हैं, जो मुख्य नदी में जाकर मिलेगी वो सहायक नदी कहलाएगी, मुख्य नदी नहीं कहलाएगी। अब हम लोग नागरिक शास्त्र में आ चुके हैं और इसके सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। सबसे पहला सवाल है लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, यानी लोकतंत्र में हम लोग वोट देते हैं इसलिए हम लोगों का शासन कहलाएगा। ठीक है ना। भारत में प्रजातंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। रोसा पार्क्स एक महिला थी, कहाँ की महिला थी, तो अफ्रीकी अमेरिकन थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार आधारित है किसमें, मान समानता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट में किसने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो मार्टिन लूथर किंग ने। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा किसे अमेरिकन गांधी के नाम से जाना था, मार्टिन लूथर किंग को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। किस वर्ष फिल्म दीवार बनी थी, 1975 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो
तो जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मार्टिन लूथर किंग को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग को 1964 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक से हमारा सवाल है कि सर्वप्रथम किस राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो 1998 में केरल में। मत देने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, ये नैसर्गिक अधिकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा किस राज्य की पार्टी है? तो ये हमारी झारखंड की पार्टी। जब झारखंड लग गया तो झारखंड की पार्टी। कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो 7 पार्टी ऐसे हैं जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। भारतीय साम्यवादी दल कब अस्तित्व में आया? तो 1924 में अस्तित्व में आया था। संविधान का 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1988 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? 1939 में। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ईवीएम का विस्तारित रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने वाले जिम्मेदारी कौन होते हैं? तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 15 नवंबर सन 2000 को। देखिए, जब नया राज्य बनेगा तो वहाँ का एक उच्च न्यायालय बनेगा, तो ये नया राज्य बना और उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? विधानसभा के बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है, याद रखेंगे। एमएलए का विस्तारित रूप क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस है ना, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखेंगे इसको। राज्य विधानसभा का उच्च सदन विधान परिषद होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल नियुक्त करता है। हाँ, देखिए, नियुक्ति नहीं होगा। राज्यपाल की अगर नियुक्ति का बात आएगा तो वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है राज्यपाल नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलवाता है। राज्य का प्रथम अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, विधानसभा में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 60। विधानसभा में कम से कम सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। विधानमंडल का आवश्यक अंग होता है राज्यपाल। ठीक है, झारखंड राज्य में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 81। झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 81 हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा बाजार से है। साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारिक है बबलू। ठीक है, बाजार जो सप्ताह में खास दिन जगह पर लगता है वो क्या कहलाता है? साप्ताहिक कहलाता है। यानी हफ्ता में एक दिन जहाँ पे बाजार लगेगा उसको हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं ना, जो कि गांव देहात में जिसे हम लोग देखते हैं कि एक जगह फिक्स करके वहाँ पे जो है मार्केटिंग किया जाता है। भविष्य के लिए बचाया गया रुपया क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। भविष्य के लिए बचाया गया रुपया क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा। वह दुकान जहाँ अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है वो क्या कहलाती है? मॉल कहलाती है ना। मॉल में क्या होता है? अलग अलग फ्लोर बना होता है। नीचे लेडीज़ कपड़ा, ऊपर जेंट्स कपड़ा, फिर खिलौने का, फिर बच्चे का, इस तरह से वही बात यहाँ पे कही जा रही है। इकबाल सब्जियों का एक डैश व्यापारी है। इकबाल क्या है? थोक व्यापारी है। शॉपिंग मॉल में बिकने वाली वस्तुएं क्या है? शॉपिंग मॉल में बिकने वाली वस्तुएं होती है महंगी होती है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको फैसिलिटी दी जाती है, एसी का फैसिलिटी रहता है, वहाँ पे इतने सारे कर्मचारी खटते हैं, तो थोड़ी बहुत सामान आपको महंगी वहाँ पे मिलेगी। इंटरनेट के द्वारा मंगाए गए सामान भुगतान किया जाता है क्रेडिट कार्ड के द्वारा, आप उसको भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ब्रांडेड सामान प्रायः डैश होते हैं। ब्रांडेड सामान जो होता है वो क्या होता है? महंगा होता है। कुछ शहरी इलाकों में डैश वातानुकूलित दुकानें भी होती हैं, बहुमंजिलीय। ठीक है, यानी कि एसी उसी उसमें लगा हुआ रहेगा। आधुनिक समय का उभरता बाजार है क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग। अब क्या होता है? ज़्यादातर जो है ऑनलाइन शॉपिंग होती है। अगला सवाल है हमारा, आईटी संशोधन कानून का पारित हुआ था? तो 2009 में। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। शोषण समाज के लिए क्या है? एक कलंक है। क्या है? कलंक है। पीड़ित व्यक्ति महसूस करता है क्या? अपराध बोध। पीड़ित व्यक्ति क्या महसूस करेगा? अपराध बोध। पुलिस कंट्रोल रूम जो है, पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर क्या है आपको बताना है? तो 100। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपको बताना है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है 1098। तो ये सब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जरा सा भी आप मिस नहीं कीजिएगा, याद अच्छे से करिएगा। बच्चे होते हैं क्या होते हैं? तो बच्चे निश्चल होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे क्या होते हैं? निश्चल होते हैं। शोषण एक विस्तृत है किंतु डैश सामाजिक समस्या है, छुपी हुई समस्या है। शोषण क्या है? छुपी हुई। कौन किसका शोषण कर रहा पता ही नहीं चलता, वो क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। ठीक है ना। अगला सवाल में, गलत व्यवहार किस तरह से विरोध करना चाहिए? गलत व्यवहार का किस तरह से विरोध करना चाहिए? तो प्रभावशाली विरोध करना चाहिए। गलत व्यवहार का किस तरह से विरोध करना चाहिए? प्रभावशाली विरोध करना चाहिए।
घटनाओं को मौन रहकर सहना अपराध बोध और क्या होता है, तनाव हो जाता है ना। कोई भी घटना हो रहा है उसको अगर हम चुपचाप सहेंगे तो क्या होगा, टेंशन में आ जाएंगे ना। छेड़खानी का किशोरियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सड़क सुरक्षा से आते हैं, क्या सवाल देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की संख्या होती है, तो 5 लाख होती है। लगभग डैश सड़क हादसे में चालकों की गलती से होते हैं, 80% जो है वो ड्राइवर की गलती से होता है। बाइक चलाते समय मोबाइल का प्रयोग क्या करना चाहिए, वर्जित है। मोबाइल का प्रयोग क्या है, वर्जित है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सड़क पार करते समय डैश का प्रयोग करना चाहिए, क्या जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए ना। सड़क पार करते समय हम लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग है। एम्बुलेंस बुलाने हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 108 है। पुलिस बुलाने हेतु टोल फ्री नंबर क्या है, तो पुलिस बुलाने के लिए जो हम लोग का 100 नंबर है। याद रखिएगा, फिर से नंबर आया तो नंबर याद रखिएगा। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है किस लिए, जागरूकता के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का डैश उपचार जरूरी है, प्राथमिक उपचार क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट, सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं गति कम करने के लिए। सड़कों पर जो स्पीड ब्रेकर आप देखते हो कि जब कहीं पे जा रहे थोड़ा सा सड़क उठ गया, फिर गया कहीं फिर सड़क उठ गया, तो वो क्या करता है, स्पीड को कम करने के लिए। कोई मोटरसाइकिल तेज़ से आ रही है तो यहाँ पे स्लो करेगा, नहीं तो वो गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्रेकर बनाया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का विभाग कार्य क्या है, यातायात विभाग जारी करता है। कौन करता है, यातायात विभाग जारी करता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और यह हाँ, हमने आपसे कहा था कि आखिरी में आपको बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है। देखिए करना क्या है, आपको एक ही सवाल को 5 बार पढ़ लेना। जैसे हम बता रहे हैं तो आपको वीडियो से रोक करके जो एक सवाल को 2 बार 3 बार देख लीजिए। ठीक है, उसके दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। या नहीं तो आप इस वीडियोज़ को 4 बार 5 बार प्ले करके देखिए, आपको वीडियोज़ में ही याद करके जाना, उतना आपको नोट नहीं करना। नोट करके क्या कीजिएगा, आपको 8 क्लास में काम थोड़ी आने वाला है। 7 के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 7 में ही काम आएगा। तो आप उसको इतना क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा तो हो गया। 3-4 दिन बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इसको नोट मत कीजिए, 3 से 4 बार आप वीडियोज़ को ही देख लीजिए, आपका जो है क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी लंबी वीडियोज़ बनाई गई है आपके एग्जाम को लेकर के। ठीक है, और कॉमेंट कर बताइएगा हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉमेंट कर जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।